इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। हालात कभी कभी खराब होते हैं तो फिर होते ही चले जाते हैं और हिंदुस्तान के शेयर बाजार का आजकल यही हाल है। महीने भर में 40 लाख करोड़ रुपए पानी में बह गए और हजारों हजार निवेशक हिंदुस्तान के मिडिल क्लास के गरीब आदमी पैसे की लालच में जो पैसा लगा रहा है लुट गया इस बाजार में। और आज एक और बड़ी खबर सामने आई है। पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इस दौर में, मोदी जी के दौर में, अमित शाह के दौर में पहली बार अदालत ने ये माना है अपने आदेश में कि शेयर बाजार में घपला हुआ है, फ्रॉड हुआ है। और यही नहीं, अदालत ने, मुंबई की अदालत ने बकायदा आदेश दिए हैं कि जो बड़े अधिकारी हैं सेबी के, जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करते हैं, उन पर भ्रष्टाचार की एफआईआर की जाए। इस घपले की जड़ में पुलिस जाए और इस पूरे मामले में देश की चर्चित सेबी की चेयरमैन माधवी बुच, बड़ों का हाथ था, जिन्होंने अडानी को बचाने की पूरी तरह से आप कह सकते हैं अडानी ग्रेट करप्टेड, माधवी बुच पर ईवीएम स्कैम, मोदी ग्रेट करप्टेड, और आप कह सकते हैं ग्रेट करप्टेड, राजीव ग्रेट करप्टेड, चुनाव इलेक्शन कमीशन ग्रेट करप्टेड। से भी प्रमुख माधवीपुरी बुच की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। Order to register an FIR against the former SEBI chairperson Madhvipuri Buch. सेबी की पूर्व प्रमुख माधवीपुरी बुच पर चलेगा केस। सेबी के टॉप अधिकारियों पर भी एफआईआर होगी। अब जिस आदमी की शिकायत पर अदालत ने इतना बड़ा फैसला लिया कि कहा कि साहब शेयर बाजार में घपला हो रहा था, 4000 के आदेश दे इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, वो जो आदमी है, वो जो शख्स हैं जिनकी शिकायत पर सब कुछ हुआ, 10 years आज वो आपके before सामने year and after 10 years ये साहब सपन श्रीवास्तव, और इन्होंने हिम्मत करके सारे दस्तावेज निकाले 4000 आरटीआई के जरिए बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स उनको हासिल हो गए जो शायद अदालत भी देखकर चौंक गई। सपन श्रीवास्तव लाइव होंगे, कई राज खोलेंगे, आप बीती भी बताएंगे, घपला भी बताएंगे और भी कुछ चर्चा नहीं की जाए जेल। उनको गौर से सुनिएगा आगे इसी प्रोग्राम में। मेरा फंडा ये है कि अदानी के भी केस में मैंने सेबी चेयरमैन को लिखा, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, मुझे आप बुलाइए एज पर द सुप्रीम हिडनबर्ग आल्सो राइट एंड ट्रूथ। उन्होंने मुझे सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में कौन कौन मेंबर है और उसकी भी जानकारी उन्होंने दिया नहीं। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या आज शेयर बाजार में खेल हो रहा है पर्दे के पीछे, और क्या शेयर मार्केट जिस तरह से क्रैश कर रहा है, लाखों लोगों के गाड़ी कमाई, आम आदमी की गाड़ी कमाई, जो निवेशक है जमीन बेच के, जेवर बेच के, एफडी तोड़ा के जो इन्वेस्ट करता है, क्या वो गाड़ी कमाई डूब रही है, पानी में डूब रही है, घर उजड़ रहे हैं? और क्या पर्दे के पीछे, जैसे मैंने पहले कहा, गेम हो रहा है, मार्केट बिग गेम बिग फ्रॉड, और क्या अधिकारी अफसर भी कहीं इलेक्शन फंड भगत में शामिल हैं, जहां एक तरफ बड़े ब्रोकर्स हैं, दलाल, पीएम केयर फंड ग्रेट फ्रॉड, इस तरह की बहुत 10 साल 4000 फ्रॉड, क्या जो बड़ी मछलियां हैं, स्कैम मोदी है, अंबानी है, जिनका मार्केट अडानी, ऑल स्कैम के पास बाजार, क्या इन पर हाथ रखने से अफसर डरते हैं, कतराते हैं? ये सारे खुलासे आप सुनिएगा, लेकिन मुझे लगता है जो असली कहानी है, जिस कहानी से ये सारे राज खुले हैं, उस कहानी को भी पहले समझ लेते हैं। मुझे आप बिहाइंड ग्रेट फ्रॉड। दोस्तों, मुंबई की अदालत ने, जज साहब ने ये क्यों कहा कि शेयर मार्केट में फ्रॉड हो रहा है, और क्यों उन्होंने सेबी की चर्चित चेयरमैन और तमाम अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जानने के लिए आपको ये जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, जरूर आपको सुननी चाहिए, पिक्चर क्लियर होगी। और ये कहानी दरअसल शुरू होती कुछ साल पहले, जब एक कंपनी थी, हालांकि थी दिल्ली के लोग, उन्होंने कंपनी बनाई कॉल्स रिफाइनरी, यानी तेल की रिफाइनरी, और सब्जबाग दिखाए कि जिस तरह धीरू भाई अंबानी रिफाइनरी लगा के, तेल का कारखाना लगा के पैसे पीट रहे हैं, ऐसा ही पैसा हम भी पीटने जा रहे हैं। और तब उन्होंने वादा किया, सब्जबाग दिखाया, जब वो शेयर बाजार में लिस्ट हुए, कि साहब पश्चिम बंगाल में हल्दिया में ये हम 3-3 कारखाने लगाएंगे, और तमाम तस्वीरें दिखाई गई, मुख्यमंत्री से मुलाकातें दिखाई गई, अखबारों में खबर छपी कि 20,000 करोड़ रुपया निवेश हो रहा है। सपने यही दिखाए गए थे कि जैसे रिलायंस ने
एक मुनाफे का बहुत बड़ा बाजार बना दिया, लोगों को माला माल कर दिया है, ऐसे ये कंपनी कॉल्स रिफाइनरी भी लोगों को जल्द माला माल करने जा रही है। यानी 2 रुपए की चीज खरीदो, 2 रुपए के भाव से शेयर खरीदो, आगे चल के कुछ ही साल में ये 1000 रुपए का हो जाएगा। इस तरह के सपने दिखाए गए और बाजार में हड़कंप मच गया कॉल्स रिफाइनरी के लिए। अब दोस्तों पूरे बाजार में लोग कॉल्स रिफाइनरी के शेयर खरीद रहे थे, माला माल होना चाहते थे, करोड़पति होना चाहते थे। तो ये जो साहब हैं सपन श्रीवास्तव साहब, जिनकी शिकायत पर ये सारा भेद खुला शेयर मार्केट का, इन्होंने भी सोचा चलो भाई बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। तो इन्होंने भी 35,000 शेयर खरीद डाले। रातों रात ये भी करोड़पति बनना चाहते थे और गलती इन्होंने ये कर दी सपन साहब ने कि खुद तो शेयर खरीदे, परिवार वालों को भी खरीदवा दिए, दोस्तों को भी खरीदवा दिए। और इनको उम्मीद थी कि साहब ये कारखाना, ये 3 कारखाने जो हैं हल्दिया में, बंगाल में, वो जब लगेंगे 3-4 साल बाद, 5 साल बाद, और कारखाने जब चलने लगेंगे तो फिर पैसे की बरसात होने लगेगी। यानी जो 2 रुपए की चीज़ है ये 50 रुपए की होगी, 100 रुपए की होगी, शेयर का भाव बढ़ता जाएगा और हो सकता है 1000 रुपए पहुंच जाए, जैसे रिलायंस का पहुंच गया। कुछ ऐसे ही सपने ये सपन साहब देख रहे थे। अब दोस्तों कंपनी ने भी प्रॉमिस किया था अपने इन्वेस्टर्स के साथ कि भाई ये जो धंधा है लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। पहले मशीनें आएंगी रिफाइनरी की, फिर रिफाइनरी सेटअप होगी, 3-3 कारखाने हैं, वक्त तो लगता है। फिर कच्चा तेल जो है अरब देशों से आएगा, खाड़ी देशों से, फिर उस कच्चे तेल से जो है पेट्रोल डीजल वगैरह निकाला जाएगा, फिर उसकी सप्लाई होगी, फिर कहीं जाके प्रॉफिट देखा जाएगा, तब जाके शेयर बढ़ने शुरू होंगे। जैसे आप एक पौधा लगाते हैं तो वक्त तो लगता है उसको बड़ा होने में, और इसलिए जब कई बरस बीत गए तो मिस्टर सपन श्रीवास्तव ने ट्रैक करना शुरू किया कि भाई देखें अब तो काफ़ी समय हो गया, ज़रा ट्रैक तो करें कि शेयर का भाव कहाँ जा रहा है। और यकीन मानिए जिस दिन उन्होंने शेयर का भाव देखा तो उन्हें तो लग रहा था कि 100 रुपये 200 रुपये होगा। यकीन मानिए उसकी जो कीमत थी वो शेयर की, जिसको वो सोच रहे थे 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये जाएगा, उसकी कीमत थी 10 पैसे 10 पैसे। अब जाहिर तौर पे सपन साहब के सपने टूट चुके थे, सारे बिखर चुके थे, और उन्होंने दौड़ना भागना शुरू किया कि हो क्या सकता है। और तब क्योंकि आरटीआई एक्टिविस्ट थे, आरटीआई लगानी शुरू करी, और आरटीआई से इनको पता लगा कि ये जो कंपनी है कॉल्स रिफाइनरी, ये तो बहुत बड़ा घपला कर चुकी है। और सच्चाई ये है कि ये जो कंपनी थी, ये जब लिस्ट हुई 94 में, कई बरस पहले, तब बिना अप्रूवल के सेबी के इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर लिया गया। ऐसा सपन साहब का आरोप है जो अदालत में उन्होंने कहा है। यही नहीं, जब इन्होंने सेबी के चक्कर काटने शुरू किए तो अधिकारी अफसर इनसे कहीं ना कहीं नजरें चुराने लगे। इन्होंने 2024 में बकायदा चिट्ठी पत्री लिखी सेबी के चेयरमैन को, ये पैरवी करते रहे और अधिकारी हर मोड़ पर सच छुपाते गए, पर्देदारी करते गए। और यहीं से इनको शक होने लगा कि सिर्फ ये एक कंपनी नहीं है, ये खेल तो बहुत बड़ा है, इट्स अ बिग गेम। अब दोस्तों जिस तरह से ये खबर आग की तरह फैलने लगी कि अदालत ने ये कहा है कि भाई भ्रष्टाचार हुआ है, शेयर बाजार में मार्केट मैनिपुलेशन हुआ है, घपलेबाजी हुई है, और एफआईआर कई अधिकारियों के खिलाफ जब करा दी और हर न्यूज़ चैनल में खबर ब्रेक होने लगी, उस वक़्त जब मुझे पता लगा कि भाई इस सब के पीछे जो शिकायतकर्ता हैं वो सपन श्रीवास्तव हैं, तो मैंने किसी तरह से इनका फ़ोन नंबर हासिल किया कुछ ही देर पहले, और मैंने इनको समझाने की कोशिश की कि साहब आप हमारे चैनल पे आइए और हमारे दोस्तों को, व्यूअर्स को असली कहानी बताइए। अब कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि ये तैयार हुए, ये सामने आए पर्दे पर, और इन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई हैं, ना सिर्फ इस केस की बल्कि शेयर मार्केट में क्या होता है, किस तरह से अधिकारी खेल करते, बहुत कुछ बताया है। अगर थोड़ा बहुत भी आपको इंटरेस्ट हो, क्योंकि शेयर मार्केट जो है कहीं ना कहीं इस देश की इकॉनमी के पीछे एक बड़ा पिलर है। 40 लाख करोड़ अगर महीने में पानी की तरह बह रहे हैं तो इस दंश से फ्रॉड, जो चोट है ये आपको गोदी मीडिया फ्रॉड, ईवीएम स्कैम फ्रॉड ना करते हो। बहरहाल इनको आप सुनिए। और आज मैंने सपन श्रीवास्तव के अलावा 2 और एक्सपर्ट्स को भी बुलाया है। एक अरुण अग्रवाल साहब हैं जिन्होंने शेयर मार्केट पर कई
एप्लीकेशंस फाइल की हैं सुप्रीम कोर्ट में, कई मामले उन्होंने खोले हैं। और शेयर मार्केट के जो प्रोफेसर हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, अखिल स्वामी साहब, उनको भी मैंने इनवाइट किया। बीच बीच में उनके कमेंट्स भी आप ज़रूर सुनिएगा, बट डोंट मिस इट। बहुत इंपॉर्टेंट रेवलेशंस हैं, खुलासे करने जा रहे हैं सपन श्रीवास्तव। सपन जी, ये जो आज आपने पूरे देश में तहलका मचा दिया है, आपका कहना है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, आपका कहना है कि सेबी जो है, जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है संस्था, उसमें घपले हैं, उसमें बेईमानी है, उसमें भ्रष्टाचार है, अनाप शनाप कंपनियों को लिस्ट कर दिया जाता है, और आखिर में जो सामान्य निवेशक है, हमारे आप जैसा या जो दर्शक देख रहे हैं, वो जो निवेशक है उनका पैसा डूब जाता है। पहले तो ये बताइए कि आपका भी क्या पैसा डूबा जब आपने इस काल रिफाइनरी के खिलाफ जो है ये कार्रवाई करी? क्या आपका पैसा डूब गया था? क्या हुआ था? क्या वजह थी जो आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे थे? See this property on Craigslist for एक्चुअली मैंने 2008-9 में मैंने ना कुछ शेयर्स कौन सी फैमिली के लिए थे, और वो करीब मेरे पास 35,000 शेयर्स थे। मैंने भी लिए और मेरी ना फैमिली ने भी लिए, और मेरे और भी ना दोस्तों ने लिए, क्योंकि हम लोग को ये एक्सपेक्टेशन था कि ये नदी बनेगी, प्लांट बनेगा, तो इसका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो उसलिए हम लोगों ने कौन सी फैमिली के शेयर परचेज कर लिए। तो ऑलमोस्ट मेरी फैमिली ने 50,000 रुपीज के शेयर लिए, और मेरे और दोस्तों ने भी शेयर लिए। उसके बाद 2008-9 के बाद मैंने जरा इसको ट्रैक नहीं किया। फिर मैंने जब उसको ट्रैक किया, तब इसका दाम ना 10 पैसे में हो गया था, और इसकी ट्रेडिंग भी बैन कर दी थी। तो मैंने कहा कि इतना पैसा लगाने के बाद भी, 10-12 साल 15 साल के बाद भी कि नाम फंड मेरा एकदम खत्म हो गया, इरोज हो गया और ब्लॉक हो गया। तब मैंने सेबी के कानून पढ़ना शुरू किया, सेबी के रूल्स बाय लॉ पढ़ना शुरू किया, कैसे आईपीओ आते हैं, क्या आते हैं, सेबी का एक्ट क्या है, ये क्या है। तो मैंने फिर आज की आरटीआई फाइल की कि इसने आईपीओ के लिए क्या क्या कंप्लेंट्स किया था। तो मुझे मालूम पड़ा कि सेबी के पास इसके कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, ऑब्जर्वेशन लेटर जो से ड्राफ्ट फाइल करते हैं। तो मतलब जिस कंपनी के आपने शेयर खरीदे थे, एक मिनट, जिस कंपनी के आपने शेयर खरीदे थे, जो शेयर आपके डूब गए, आपका पैसा स्वाहा हो गया, आपके परिवार का, बाद में जब आपने आरटीआई डाली, आपको पता लगा कि उस कंपनी के कोई दस्तावेज ही नहीं थे, वो हवाई कंपनी थी, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, जो मैंने आपको कॉपी भी दी है, उसमें सेबी ने लिख के दिया है कि हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक मिनट आप रुकिए। अरे प्रोफेसर साहब, अखिल स्वामी साहब, ये क्या कह रहे हैं कि जिसके इन्होंने शेयर खरीदे कंपनी के, इन्होंने सोचा लखपति बन जाएंगे और इनका परिवार भी लखपति बन जाएगा, पैसे इनके डूब गए। बाद में आरटीआई डाली तो पता लगा वो जो काल रिफाइनरी कंपनी थी, उसके कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं थे। स्वामी साहब, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जहां तक दीपक जी मेरी जानकारी है, अगर जैसे कहा स्वपन जी ने कि अगर सेबी में कोई ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस सबमिट नहीं हुआ, उसका अप्रूवल नहीं हुआ, और उसी ने उसको बाद में उसको अप्रूव नहीं किया, और उसके बाद स्टॉक एक्सचेंजेस ने उसको लिस्ट कर लिया बिना सारी प्रक्रिया को पूरा किए हुए, तो बहुत गंभीर विषय है। इसके अंदर तो फिर आरओसी भी आएगा, इसके अंदर स्टॉक एक्सचेंजेस भी आएंगे, बाकी सब लोग लपेटे में आएंगे। तो एफआईआर होने के बाद जब इस पे जांच शुरू होगी, और अगर जांच होपफुली इंडिपेंडेंट एजेंसी करेगी, तो ये पता चलेगा ये चक्रव्यूह तो बहुत बड़ा है, और इस चक्रव्यूह में तो बहुत सारे लोग आएंगे, क्योंकि जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी शेयर्स के लिए सबसे पहले कंपनी को, जब वो वाइडली हेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनती है, उसके अप्रूवल की आवश्यकता होती है, उसके बाद ही उस कंपनी को स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट किया जा सकता है। तो अगर ये लिस्ट हो गई और इसके शेयर्स इन्होंने खरीद लिए, और सेबी कह रही है उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो ये मामला बहुत ज्यादा गहरा है, बहुत ज्यादा गंभीर। एक छोटा सा कमेंट जरा अरुण जी से लेना चाहूंगा। अरुण जी, ये तो ऐसे ही हुआ कि हम मकान खरीदने जा रहे हैं और बाद में पता लगा कि उस मकान की रजिस्ट्री फर्जी निकली। जो मकान हमको अलॉट किया गया, जब हमने रजिस्ट्री से चेक किया तो वहां कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं थे हमारे अलॉटमेंट के। क्या ऐसा हो सकता है कि जिसका मैं शेयर खरीद रहा हूं, जिस कंपनी का, उस कंपनी के दस्तावेज ही नहीं है? ये सपन जी बोल रहे हैं, ये कितना बड़ा घपला है। कि नॉर्मली जो है, एक निवेशक जब पैसा खोता है और जो उसको डिफ्रॉड करता है, तो उसको सेबी आज तक किसी को क्रिमिनली नहीं प्रोसिक्यूट करती, और दूसरा कि वो लिस्टेड शेयर होने के बावजूद
उस निवेशक का पैसा कभी वापस नहीं मिलता। ये उन्होंने हमको लिख के कहा है, नॉट अ सिंगल केस। ये 2017 का लेटर है। तो उससे क्या होता है कि हमारे पास तो न दस्तावेज है न कुछ है, बेईमानी की प्रमोटर ने, पैसा खोए हम, और हमको कुछ कहीं मिला नहीं और कोई हमारे पास उपाय नहीं है। ये इनके साथ हुआ। जब इन्होंने सेबी को लिखा तो कोई जवाब नहीं मिला। और मैं आज से नहीं, बहुत दिन से कह रहा हूं कि सेबी इज मोस्ट इनट्रांसपेरेंट, मोस्ट करप्ट एंड मोस्ट अनअकाउंटेबल ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। सपन जी, ये बताइए कि आपने जब आप सेबी के पास गए 2022 में, 2023 में, जब भी आप गए, तो आपने उनसे क्या कहा? माधवी बुच को कोई आपने चिट्ठी लिखी, जो चेयरमैन है, ग्रेट करप्टेड माधवी बुच? आपने उनसे कहा कि भाई हमें मदद करिए, आप जरा कंपनी की डिटेल पब्लिक का लग गया बुच बताइए। तो आपको जवाब मिला चिट्ठी का? सेबी के किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई? जी, पहली बात तो ना, सेबी के अधिकारियों का मोबाइल नंबर तो वो ऑनलाइन करते नहीं है, वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। क्योंकि मैंने भी बहुत सारी आरटीआई फाइल किया कि सेबी के ऑफिसर्स के मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर जो उनको गवर्नमेंट के फंड से मिलते हैं वो ऑनलाइन करो। बोलते नहीं, ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये है जो भी, वो आपको ऑनलाइन करते नहीं है। तो मैंने सेबी चेयरमैन को 11 मार्च 2024 को भी ईमेल किया, और मैंने जितने इनके होल टाइम डायरेक्टर्स हैं उनको भी ईमेल किया 5 अक्टूबर 2023 को। लेकिन किसी ने मेरे मेल पे रिप्लाई नहीं दिया। और मैंने इस स्कोर पे कंप्लेंट किया, जो इनका सेबी का ऐप होता है स्कोर, तो स्कोर पे उन्होंने उन्होंने लिख के दिया कि इसकी एसएफआईओ की ना इंक्वायरी हो रही है, और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अरे मुझे एसएफआईओ की इंक्वायरी से कोई मतलब नहीं। एक चीज से मुझे ये इशू है कि विदाउट सेबी कंप्लायंस हाउ दिस कंपनी हैज बीन लिस्टेड एट द स्टॉक एक्सचेंज। तो जब आपको जवाब नहीं मिला, तो भाई आप तो बॉम्बे में रहते हो, हम लोग तो चलो दिल्ली में रहते हैं, अरुण साहब जो है वो बेंगलोर में रहते हैं, तो आप जब बंबई में रहते हो तो आप सेबी के दफ्तर क्यों नहीं गए? सेबी की ऑफिस में किसी भी आदमी को कोई एंट्री नहीं है विदाउट अपॉइंटमेंट। मैंने एक हाई कोर्ट में पीआई भी लगाई थी कि जो न सेबी की ऑफिस में एंट्री जो बैन की हुई है। देखिए, किसी भी ऑफिस में आप फर्स्ट हाफ में या सेकेंड हाफ में उसकी एंट्री खोलिए कि जिसको मिलना होगा वो सेबी के ऑफिसर या मंत्रालय के ऑफिसर जाके मिल लेगा, और जिसका भी ग्रीवेंस ऑफिसर। तो वहां विदाउट अपॉइंटमेंट मिलने नहीं देते। वहां खाली बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कॉर्पोरेट, एलएम, जो उनके मर्चेंट बैंकर हैं, जो बड़े बड़े कोर्ट में गाड़ी में आते हैं, उनको ही अपॉइंटमेंट मिलता है। बाकी आम आदमी को, इन्वेस्टर को, किसी एक्टिविस्ट को, इवन आरटीआई की फाइल इंस्पेक्शन करने भी जाएंगे ना, तो भी वहां एंट्री नहीं है। तो मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पीआई लगाई थी कि सेबी हाई कोर्ट में, सॉरी, सेबी ऑफिस में एक एंट्री बैन किया है। तो सेबी के एडवोकेट ने बोला कि ये चाहता है कि विदाउट आईडी कार्ड सेबी के ऑफिस में एंट्री मिल जाए। तो मैंने कोर्ट को बोला, सर मेरा ऐसा कोई प्रेयर नहीं है, मेरी प्रेयर ये है कि पब्लिक प्रीमाइसेस में पब्लिक को एंट्री मिलनी चाहिए। तो वो पीआईएल हाई कोर्ट ने सेबी के एडवोकेट की जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसको ऐड करके ना डिस्मिस कर दी विद दिस सप्रेशन ऑफ फैक्ट। एक सवाल इंपॉर्टेंट सपन जी ये है, अभी मैंने देखा कि सेबी के अधिकारियों ने एक प्रेस रिलीज जारी करी जिसे पूरी गोदी मीडिया दिखा रहा है, और उसमें उन्होंने कहा है कि साहब ये तो बड़ा पुराना मामला है, उस वक्त ये जो माधवी बुच है उस वक्त तो वो थी नहीं, ये तो बहुत पुराना मामला है। तो माधवी बुच किस तरह से इसमें जो है वो आरोपी बनी? अच्छा, ये है कि 1994 का मामला है, तो ये उस टाइम पे चेयरमैन पे ये मामला बनता है कि ऐसा वो सेबी के एडवोकेट लोग भी ना वहां बोल रहे थे कोर्ट में, मतलब अनऑफिशियली। तो मेरा कंटेंशन ये है, ठीक है मामला पुराना है, लेकिन जो क्राइम होता है ना वो कभी खत्म नहीं होता। तो इसीलिए अगर मैंने कंप्लेंट की तो आप एक्शन लो ना। सेक्शन 11 में सेबी एक्ट में लिखा है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेबी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। तो जब आपको क्राइम मालूम पड़ा तब तो एक्शन लीजिए। आप एक्शन ले नहीं रहे हो, आप उससे सामने वाले से बीएससी से आपने एडवांटेज ले लिया और आप अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इग्नोर कर रहे हो। तो ये क्या है? ये करप्शन है। क्या एक चीज मैं आपसे पूछूं, क्योंकि चलिए ये तो आपका मामला है और आपके साथ हजारों निवेशक और डूब गए इस कंपनी में, मुझे बताइए कि क्या और भी ऐसी छोटी छोटी कंपनियां हैं जिन्होंने निवेशकों के साथ धोखा किया, आम आदमी के साथ धोखा किया, और उसकी कोई जांच नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही?
आपको कोई जानकारी है, क्योंकि आप लगातार अपने मैटर को की पैरवी कर रहे हैं? ऐसे मैंने 25-30 कंपनियों के खिलाफ किया है, कुछ नहीं एक्शन होता सेबी में। सेबी में सिर्फ अगर कोई बड़ा आदमी अगर कंप्लेंट करेगा, सेबी वाले बोलते हैं आप कंप्लेंट करने यहाँ क्यों आते हो, आपको अगर डिविडेंड नहीं मिला तो एक्शन, बोलते स्कोर एक्ट क्यों बनाया गया है, वो आपको डिविडेंड नहीं मिला, शेयर ट्रांसफर नहीं हुए, छोटे छोटे काम के लिए बनाया गया है। बाकी आईपीओ के स्कैम के लिए, वो स्कैम के लिए, आप प्राइवेट प्लेसमेंट के स्कैम के लिए वो थोड़ी ना बनाया गया है स्कोर एक्ट। वो एक्शन नहीं लेते, बोलते हैं कि सब कंपनी एक्ट में नहीं है, कॉर्पोरेट एक्ट में नहीं है, सेबी एक्ट में नहीं है, कोई एक्शन नहीं होता सेबी में। आप सेबी में कुछ भी कंप्लेंट करिए। If you're unsure or unaware of your ऐसे ये तो एक बहुत छोटी सी मछली है। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके शेयर वैल्यू 2000, 3000, 5000। आप 1994 क्या बोल रहे हैं? 2004 में एक बहुत बड़ी कंपनी आई है आईटी की, कि उसका भी सेबी के पास रिकॉर्ड नहीं है। उसका भी रिकॉर्ड नहीं है सर मैंने एस्प्लेंडा कोर्ट में, आप जाके देख लीजिए, मैंने उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ एफआईआर करने के लिए केस फाइल किया है, और 8th कोर्ट एस्प्लेंडा ने उसमें पुलिस से मांगी है रिपोर्ट, तो कभी ना कभी ऑर्डर हो जाएगा। बहुत बड़ी आपको क्या लगता है कि हर्षद मेहता और केतन पारेख आज की तारीख में हिंदुस्तान में मौजूद हैं, पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं? क्या आज भी शेयर मैनिपुलेट होता है? हालांकि इस तरह के इल्जाम अडानी ग्रुप पे लगे हैं, इस तरह के मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में यही माधवी वो चुप रह गई थी जिनके खिलाफ आज मुकदमा हो रहा है। क्या आज की तारीख में मिस्टर सपन, आपको ऐसा लगता है कि हर्षद मेहता और केतन पारेख जैसे लोग आज भी कहीं ना कहीं एक्टिव हैं? देखिए, इसमें कंपनीज का कुछ नहीं है। सेबी में बहुत सारी ना इरेगुलरिटीज हैं। सेबी सिर्फ छोटे छोटे लोगों के खिलाफ एक्शन लेती है। छोटे छोटे लोगों का नाम अगर किसी ने बोल दिया ये शेयर परचेज कर लो, उसके खिलाफ बैठ जाएगी इंक्वायरी, उसका नाम वेबसाइट पे आ गया, ये हो गया। वो कभी चेक ही नहीं करते कि क्या है, कंप्लायंस है कि नहीं, इसका क्या है कि नहीं, कुछ है कि नहीं। और अभी मैं आपको और कंपनियों के बारे में नहीं बोल सकता यहाँ पे, क्योंकि मेरे अभी बहुत सारे मैटर पेंडिंग है कोर्ट के अगेंस्ट में, लेकिन अच्छी कंपनियां हैं। और अगर कुछ ऐसा कुछ भी हो गया, तो अगर ये सामने आ गया तो शायद इससे ज्यादा मार्केट अभी हिलेगा। एक कंपनी थी, आप पढ़ लीजिएगा, सेबी कोर्ट नंबर 22 में, वो मैंने 2023 में फाइल किया था, राधे डेवलपर, आप नाम लिख लीजिए जी, राधे डेवलपर। हाँ, राधे डेवलपर, ये अहमदाबाद पे इस कंपनी है, इसका भी शेयर 2-3 रुपीस का है। तो इसका भी मैंने किया था, तो उसमें ऑनरेबल सेबी कोर्ट ने सेबी को डायरेक्शन दिया है कि आप इसकी जांच करिए एज पर लॉ और रिपोर्ट फाइल करिए। स्वामी साहब ये कह रहे हैं कि ऐसी कई कंपनियां और भी हैं जहां पर घपले हुए हैं। एक और बात ये प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि साहब छोटे आदमी जो होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जो बड़ा आदमी, अंबानी और अडानी टाइप के जो बड़े लोग हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। यानी सेबी प्रेशर में काम करती है। प्रोफेसर साहब देखिए दीपक जी, जो सपन जी कह रहे हैं उसका मूल मुद्दा ही, देखिए शेयर मार्केट में अगर किसी को नुकसान हो जाए तो उसमें कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी कुछ नहीं कर सकती, कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जब प्रोस्पेक्टस आता है जो सेबी के पास जाता है, उसमें स्पष्ट रूप से रिस्क फैक्टर्स लिखे होते हैं और सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ती है। वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा जो है, जो अरुण जी ने भी कहा कि 94 में इसकी लिस्टिंग हुई, अगर इसकी लिस्टिंग हुई और सेबी के पास के कागजात होने चाहिए ना, इसका माने जो लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट्स थी वो इस कंपनी ने पूरी नहीं की। अगर उसके कागज नहीं है तो ये मामला धोखाधड़ी का है। अच्छा, 94 के चेयरमैन सेबी के ऊपर कार्रवाई इसलिए नहीं होगी, इन्होंने शिकायत अब की है। अगर मेरे पास कोई शिकायत आती है जो क्राइम 20 साल पहले भी हो गया और मैं आज के तारीख में कुर्सी में बैठा हूं और उसके बाद कोई मैं उस एप्लीकेशन को दबाता हूं, इसका माने मैं भी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हूं। इसलिए कोर्ट ने जो एफआईआर लिखने का आदेश किया है वो माधवीपुरी बुझ पे किया है, चाहे क्राइम 20 साल पहले हो। अरुण जी ये कह रहे हैं कि साहब हम तो छोटी मछली से लड़ रहे हैं, तो देखिए इनको पसीने आ गए सपन जी को। ये कह रहे हैं जो बड़ी मछलियां उस पर कोई हाथ ही नहीं डालता है सेबी का। सेबी के किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं होती है कि बड़ी मछली पर हाथ डाल दे। क्या आपको भी ऐसा लगता है, क्योंकि आपने भी सेबी के खिलाफ कई केसेस लड़े हैं, क्या पॉलिटिकल प्रेशर होता है, ऊपर सरकार का दबाव होता है, वित्त मंत्रालय का दबाव होता है, गुजरात लॉबी का दबाव है इस पर, सेबी पर? मैं जब आपसे बात कर रहा था तो किसी ने जो है इनके कोर्ट का ऑर्डर मुझको भेजा, जो जज का वो है। आप दो चीज देखेंगे इसमें बहुत खासियत है।
कि ज्यादा करके पेपर में ना इनका नाम है, ना कंपनी का नाम है और ना एक्चुअल ऑर्डर है। अब मैंने जब उस ऑर्डर को पढ़ा तो वो है कि काफी ठोस ऑर्डर है कि उन्होंने पहले तो 5 सेक्शन लिखे क्रिमिनल ऑफेंस के, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 420C, फर्जी डॉक्यूमेंट लगाना, कि ये आईपीसी के ये उल्लंघन है। फिर उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का वो लगाया कोर्ट ने। फिर उन्होंने कहा कि सहारा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेबी को पावर है कि क्रिमिनली प्रोसिक्यूट करे जो कंपनी फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन करती है। ये उसने बहुत बड़ी बात कही इसलिए कि सेबी ये काम कभी नहीं करती है, ये उसकी जिम्मेदारी है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या हमको सोच समझकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए? बड़ी कंपनियों के शेयर लेने चाहिए, छोटी कंपनियों के नहीं लेने चाहिए? कुछ नसीहत भी तो दे दीजिए, ये जो खून पसीना एक किया आपने। देखिए, हमने जिसकी खोजबीन की है वो हमको भी मालूम है फ्रॉड है, तो भी हमको शेयर खरीदना पड़ता है ना। शेयर खरीद एक अलग इशू है। आज भी बहुत सारी कंपनियों के शेयर हम परचेज करते हैं कि इसका शेयर 4000 का आ गया है, 2000 में हो गया है, 1500 में हो गया है। आईटी कंपनी है, बहुत बड़ी आईटी कंपनी है। एक कंपनी तो बहुत बड़ी कंपनी है, वो तो मल्टीनेशनल कंपनी है। वो हमारे आदरणीय है जिसको आप लोग बहुत पूजा करते हैं, अभी जिनका देहांत हो गया, कि जिनकी एज 83 ईयर्स थी, नाम नहीं बोलूंगा समझ गए होंगे आप। उसकी ऑटोमोबाइल कंपनी है। वो बोलते हैं हम डॉक्यूमेंट खोज रहे हैं, ये तो बहुत पुराना आईपीओ था, कहाँ गया, ये गया वो गया। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए सपन जी, जो हम अडानी पे जो हिंडनबर्ग ने चार्ज लगाया था कि बाहर से पैसा आया, फिर रिगिंग करी, कीमत जो है कंपनी की जो हैसियत है, हैसियत से 10 गुना ज्यादा उसका शेयर जा रहा है। मान लीजिए उसका शेयर 600 रुपए होना चाहिए था, तो उसका शेयर 3700 पे चला गया, 3500 का हो गया। क्या इस तरह के मार्केट मैनिपुलेशन होते हैं? और क्या जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो ईमानदारी से काम करती हैं? देखिए सर, ऐसा है ना, मैं तो एक आम आदमी हूँ, मुझे तो F&O के बारे में भी ठीक से पता नहीं कि मार्केट मैनिपुलेशन कैसे होता है। मुझे जो फॉर्मूला समझ में आया, जो मैंने कानून पढ़ा, मैं एक्चुअली कानून पढ़ता हूँ, लॉ पढ़ता हूँ। मेरा फंडा ये है कि अदानी के भी केस में मैंने सेबी चेयरमैन को लिखा, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, मुझे आप बुलाइए, एज पर द सुप्रीम कोर्ट कमेटी है ना। उन्होंने मुझे सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में कौन कौन मेंबर है उसकी भी जानकारी उन्होंने दिया नहीं। उसका आईओ कौन है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन है, एजुकेटिंग ऑफिसर कौन है। उन्होंने बोला कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे ईमेल आईडी पे भेज दीजिए। कि ये कैसी हो रही है, जांच हो रही है। कोई बोल रहा है कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है, तो पुलिस वाला उसको बुलाता है ना, आओ मेरे थाने में आओ, अपना बयान दो, क्या इंफॉर्मेशन बताओ। तो सेबी वाले किसी को बुलाते ही नहीं है। आप कितना भी बोलो मेरे पास एविडेंस है, वो आपको बुलाएंगे ही नहीं। आपको क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि अंदर से वो लोग, कुछ ऑफिसर्स में, सबको नहीं बोलूंगा, सेबी में जो कुछ की पोजीशन पे बैठे हुए लोग हैं, वो सिर्फ करप्शन कर रहे हैं। हर आईपीओ 500 करोड़ का आईपीओ आया है, कुछ ना कुछ उनको फायदा हो जाए। बाकी तो सेबी एक्ट के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। एडवोकेट लोग भी कम प्रैक्टिस करते हैं सेबी के बारे में, और वो ज्यादातर उस चीज में प्रैक्टिस करते हैं जिनको सेबी पेनल्टी मारती है, तो उनको कैसे डिपेंड करना है। इस चीज के जो बेसिक जो फंडामेंटल्स है ना, वो उतना ध्यान से पढ़ते नहीं है। इसलिए सेबी ने जो अपनी प्रेस रिलीज दी है उसमें कहा है कि साहब सपन जो है ये परेशान करते रहते हैं और लगातार जो है कुछ ना कुछ हमारे खिलाफ कभी आरटीआई, कभी कोई केस में शिकायत कर दी। और हम सपन श्रीवास्तव ने जो ये मुकदमे की बात हो रही है, इसको हम चैलेंज करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? सेबी कह रही है कि आपने जो मुकदमा करवाया इसको हम चैलेंज करेंगे। हाँ, तो वो उनका संवैधानिक अधिकार है ना, जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, जो हमको दिया है संविधान ने, कि आप 51A के तहत करप्शन के खिलाफ फाइट करो। ऐसा सुना लिखा है कि आप सिर्फ 5 केस कर सकते हो। देखिए सर, ये जो ये मेरे बारे में बोलते हैं ना, ये हैबिचुअल कंप्लेनेंट है। देखिए ये लाइन लिखी है, मैं पढ़ रहा हूँ। द एप्लीकेंट इज नोन टू बी फ्रिवलस एंड हैबिचुअल, कि जिन्होंने मुकदमा किया आपके बारे में कहा है कि आप मुकदमे करते रहते, और आपकी पहली भी कुछ याचिका थी जो खारिज हुई है। इस याचिका में कितना दम है? ये वाली जो है, ये जो आपकी शिकायत है, इसमें आपको कितना दम लग रहा है? नहीं, देखिए
जो मेरी जो सेबी वाला जो अभी ऑर्डर हुआ है, अगर वो इसके बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में बात करें, जिस जिस पीआईएल में हमको प्रिविलेज बोला गया उसके बारे में बात करें, तो मैं डिटेल में बात करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। और कोई पीआईएल अगर एक बार डिसमिस हो जाती है ना, तो उसको फिर से आप एक्टिव कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है किसी जज ने बोल दिया प्रिविलेज से तो किया है। The $90 trillion. ये सेबी वाले क्या चाहते हैं कि कोई भी स्कैम हो आप सीधा हाई कोर्ट जाओ, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओ। वो खुद चाहते हैं कि आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाओ। और हाई कोर्ट में भी मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी के खिलाफ मैंने पीआईएल लगाई थी कि इसके आईपीओ में फ्रॉड है 2019 में, वो आप जाके ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। उसमें हाई कोर्ट ने मेरी बात कुछ नहीं सुनी। हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस थे, मैं उनका बोलूंगा, नाम नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं सुनी। उन्होंने सीधा एक हियरिंग में पीआईएल डिसमिस कर दिया। उसका भी मेरे पास आरटीआई का रिकॉर्ड है कि उस कंपनी ने, इतनी बड़ी कंपनी ने भी सेबी कंप्लायंस किया नहीं था। चलिए, खैर आप झुकने वाले नहीं हैं। जैसे जेलेंस्की नहीं झुका, ऐसा लगता है मुझे सपन श्रीवास्तव भी नहीं झुकेंगे। जेलेंस्की से इंस्पायर लग रहे हैं मुझे। बहरहाल अच्छी बात है। सर मेरी आम पब्लिक से एक ही एडवाइस है, राय है जो है कि आप छोटी कोर्ट में जाओ। हर स्टेट में सेबी कोर्ट होती है, वहां जाओ। वहां पे आपका सेबी आपकी कंप्लेंट पे काम नहीं कर रहा, 156 में 175 में केस दायर करो, वो सेबी रिएक्शन देगी। हाई कोर्ट जाने से पहली बात तो आपके केस की डेट नहीं आएगी। आप पैसा खर्च होगा। आप मेंशन करो, पैसा तो खर्च करना है, लेकिन आपके एफर्ट बहुत लगते हैं। छोटी कोर्ट में ना आपको डेट मिलती है, टाइम मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, और जज भी ध्यान से पढ़ता है लॉ को। फिर उसकी अपील लगाओ, स्टेप बाय स्टेप जाओ। सीधा हाई कोर्ट जाओगे तो बोलेगा ये पीआईएल प्रिविलेज है। सपन जी ने कहा कि भाई हाई कोर्ट में मत जाइए, सुप्रीम कोर्ट में मत जाइए। अगर आपको शिकायत है, अगर आपको कहीं घपला लगता है शेयर बाजार में, आप लोअर कोर्ट्स में जाइए, सेशन कोर्ट्स में जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाइए। वहां पर कहीं ना कहीं एक तो पैसा कम खर्च होगा, और हो सकता है अगर जो जज इनको मिल गया, शशिकांत जैसा जज मिल गया, तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं इंसाफ भी करे। फाइनल स्टेटमेंट लेना चाहूंगा प्रोफेसर साहब आपका। आपको इनकी सारी बातें सुनकर, इन्होंने कहा कि साहब मैंने तो अडानी के खिलाफ भी लिखा था कि मैं बहुत से कुछ तथ्य बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बुलाया नहीं सेबी के चेयरमैन ने। इन्होंने और भी बहुत सी चीजें कही हैं कि भाई काफी वहां पर घपले हैं और दबा दी जाते हैं, और बड़ी मछलियों पर कोई हाथ नहीं डाल पाता। क्या आपको लगता है प्रोफेसर साहब कि शेयर मार्केट में कुछ इस तरह की फोर्सेस हैं जो विदेश से पैसा लाती हैं, कुछ शेयरों को ऊपर करती हैं, फिर नीचे आ जाता है, लोग लाखों के वारे न्यारे करते हैं? देखिए, असली मुद्दा है, एक स्पेसिफिक केस है। स्पेसिफिक केस में जो इरेगुलरिटी हुई है, अगर 94 में आईपीओ आया और उसके कागजात अगर सेबी के अंदर नहीं है, तो सेबी के चेयरपर्सन पे भी एक्शन होना चाहिए, और जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सब पे एक्शन होना चाहिए। पूरे के पूरे सेबी को, पूरे स्टॉक मार्केट को मैं अभी सेंट्रलाइज करने की कोशिश नहीं करूंगा। करना भी नहीं चाहिए, वरना देखिए मैं भी कहूंगा दोस्तों से कि बिल्कुल भी हमें इसको सनसनीखेज नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी का पैसा जो है, गरीबों का पैसा लगा, आम आदमी का पैसा, किसी ने जेवर बेच दिया, किसी ने जमीन बेच दी, किसी ने जो है कहीं ना कहीं उधार ले लिया, किसी ने एफडी तोड़वा ली। इस तरह की स्थितियां होती हैं, इसलिए मैं पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहता हूं। और लेकिन हाँ, अगर कोई चोरी हो रही है, किसी तरह का घपला हो रहा है, तो उसकी जांच होनी चाहिए, पर्देदारी नहीं होनी चाहिए। यस, फाइनल स्टेटमेंट मिस्टर अरुण।